छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 22 से ज्यादा जवानों की शहादत हो गई है। 22 जवानों की मौत के बाद बीजापुर से लेकर रायपुर तक कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि कैसे माओवादियों ने पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के बटालियन नंबर 1 के कमांडर हिडमा ने खुद को तर्रेम के आसपास के जंगल में होने की खबर फैलाई और कैसे कई सुरक्षा बल उसके झांसे में आ गए। क्या है देश के अंदर नक्सल माओवाद का असर, क्यों अभी तक इस पर लगाम नहीं लग पा रही, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व राजदूत हैं जितेंद्र त्रिपाठी जी, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या समस्या क्या है माओवाद की। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। धन्यवाद जी सर, पहला सवाल तो यही है कि आप इसे देखते कैसे हैं, जो कुछ हुआ 22 जवानों की जिस तरह से हत्या की गई है, शहीद हुए हैं 22 जवान, और क्या कहना चाहेंगे, कहां पर कमी थी, क्या चूक रही? देखिए, अगर हाल के ऑपरेशन की बात करें जिसमें 22 जवानों की मृत्यु और 37 और अन्य लोग घायल हुए हैं, और ये कहा जाता है कि 22 या 25 नक्सली भी मारे गए हैं जिनकी लाशें लोग उठा करके उनके साथ ही ले गए हैं। तो अगर इस घटना की बात करें तो इसमें साफ साफ एक चीज़ ये दिखती है कि कहीं न कहीं हमारी या तो प्लानिंग में कमी है या इंटेलिजेंस में कमी है। क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस जो है लोकल्स पे डिपेंड करती है, मुखबिरों पे डिपेंड करती है, और छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगलों में आपको ये पता नहीं कि आप किस पे विश्वास करें किस पे न करें। कोई भी डबल क्रॉस कर सकता है जी। तो ये भी हो सकता है कि हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्शन में, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में कमी रह गई हो। रही बात ये कि इसको किस तरह से हमने हमने जो इसका ऑपरेशनलाइजेशन किया उसमें भी शायद कुछ गड़बड़ी हो गई। नहीं तो अब जो खबरें आ रही उसके हिसाब से यू के फॉर्मेशन में तीनों ओर से नक्सलियों ने घेर लिया था। 400 नक्सली और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग थे, और सशस्त्र बलों को तीन ओर से यू की शेप में घेर लिया गया। तो इसका मतलब ये है कि इस घेराबंदी का पता पहले से हमें नहीं लगा। हमें पहले से भी ये नहीं पता लगा कि वो किस तरह से आएंगे और कब तक आएंगे, और सबसे बड़ी बात कि वो खबर सच्ची है कि झूठी है। क्योंकि बीजापुर में जिस जगह के आसपास से हुआ है वो माडवी हिडमा का गांव जो पुरावी व पुवारी उसके पास में है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि ये खबर इतनी सच्ची होगी कि पीपल्स गुरिल्ला लिबरेशन आर्मी का जो पहले बटालियन का कमांडर है, 40 साल का आदमी जो कि 20 साल से नक्सली बातें कर रहा है, उसने, हम ये कैसे करने कि उसने इतनी बड़ी गलती की होगी कि अपनी सूचना अपने घर के पास होने पे फैलाई होगी। और अगर उसने ये सूचना फैलाई भी, मैं तो कहता हूँ उसने सही किया, एक तरह से टैक्टिक थी कि अपने गांव के पास होने की सूचना फैलाई, तो हमारी सुरक्षा बलों को क्या एक पल के लिए संदेह नहीं हुआ कि उसके गांव के पास तो उसका गढ़ है, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था उन लोगों की सबसे ज़्यादा होगी, वहाँ पर कैसे हम जा करके उसको पकड़ सकेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कहीं प्लानिंग या ऑपरेशन में कमी दिखती है लोकल गवर्नमेंट की। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आपने सर हिडमा की बात की है। 2010 से लेकर अभी तक 2021 तक 3 बार हिडमा के मारे जाने की खबर भी आई है। हालांकि अधिकारी कहते हैं कि अब हिडमा कोई नाम नहीं है, पदनाम है, बल्कि उस पूरे एरिया के अंदर कई सारे लोग इस नाम को इस्तेमाल करते हैं। सुरक्षा की यहाँ पर चूक की बात सामने आती है। आपको लगता क्या है कि सर आखिर एक टेबल पर बातचीत क्यों नहीं हो पा रही, शांति के रास्ते क्यों नहीं निकल पा रहे, आखिर क्यों छत्तीसगढ़ से बार बार इस तरह की खबरें सामने आती है? देखिए, अगर आप इसकी तह में जाएं तो इसके इतिहास में जाना पड़ेगा, और इसके इतिहास में जाने पर आप ये देखें कि जब भारत स्वतंत्र नहीं था तभी से छत्तीसगढ़ का ये इलाका, जिसको हम बस्तर या दंडकारण्य कहते हैं, अगर हम थोड़ा आंध्र प्रदेश और मध्य उसके इसको मिला लें, क्या कहते हैं, महाराष्ट्र के इलाकों को, तो इसको दंडकारण्य प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेश में बड़े घने जंगल थे। इस प्रदेश में किसी एक का राज्य नहीं चलता था। यहाँ पर जो राजा थे वो भी नाम मात्र के राजा थे। लेकिन इसमें क्या किया गया,
भले ही आदिवासियों की श्रद्धा उनके प्रति रही हो, लेकिन क्या हुआ कि उसके स्वतंत्रता के बाद बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार की ओर से या मध्य प्रदेश सरकार की या उस वक्त सेंट्रल प्रोविंस सीपी की सरकार की ओर से कुछ भी ऐसी कोशिश नहीं हुई। दंडकारण्य प्रोजेक्ट करके एक प्रोजेक्ट चलाया गया 1958 से, जिसका उद्देश्य था कि यहाँ के जंगलों में आदिवासियों के साथ साथ पूर्वी बंगाल से आए हुए विस्थापितों को भी बसाया जाए। लेकिन ये योजना, इस पे करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया गया और ये सफल नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर कृषि योग्य ज़मीन इतनी अच्छी नहीं थी कि जैसे पूर्वी बंगाल से आए हुए लोगों को सरकार ने तराई में, उत्तर प्रदेश की तराई में बसा दिया था, उस तरह की ज़मीन वहाँ नहीं थी। तो एक तो ये गड़बड़ी हुई। दूसरी चीज़ ये हुई कि वहाँ जो भी हमारे सो कॉल्ड, मैं सो कॉल्ड कर रहा हूँ, जो सो कॉल्ड हमारे सभ्य लोग थे, और उसमें भी खास तौर से व्यापारी बिरादरी, उन्होंने उस क्षेत्र का भरपूर दोहन किया और बड़े कठोरता से दोहन किया। ये इतनी ज़्यादा नफरत फैला दी गई है जी, उसको ठीक करने में समय लगेगा। हमें कुछ समाज सेवियों का पहले वो लेना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा चंबल में जब आत्मसमर्पण हुआ, वहाँ डकैती की घटनाएं कम हुई, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे वगैरह के समर्थन से ही हुआ। वैसे ही कुछ समाज सेवियों का, जो अच्छे समाज सेवी हैं, उनकी हमें मदद लेनी चाहिए वहाँ। सबसे सर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं नक्सली बनने की कगार पर हैं, उसी रास्ते पर चल रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है। कुछ घटनाएं हैं जो अकेले 26 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच हुई है पिछले महीने। मैं वो दोहराना चाहूंगा आपके सामने। 26 को बीजापुर में माओवादियों ने जिला पंचायत के एक सदस्य थे बुधराम कश्यप, उनकी हत्या कर दी। 25 को कोडा गांव में सड़क निर्माण में लगे दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग लगा दी गई। 23 को माओवादियों ने जवानों की बस में विस्फोट किया जिसमें 5 जवान मारे गए। 20 को दंतेवाड़ा में मुठभेड़ हुई पुलिस और नक्सलियों के बीच में, इसमें 2 माओवादियों के मारे जाने का दावा है। इतना कुछ ये लोग कर रहे हैं, इन पे हथियार कहाँ से आ रहे हैं, इन्हें पैसा कौन दे रहा है, फंडिंग किसकी हो रही है, इनके पीछे कौन है, आपको क्या लगता है सर? देखिए, मुझे लगता है कि इनको हथियार की सप्लाई वेस्ट बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक के तटीय इलाकों से हो रही है। और ये सप्लाई सिर्फ यही नहीं हो रही है कि ये इनके पास सिर्फ ये नहीं कि अपने देसी कट्टे या देसी तमंचे हैं, इनके पास बाकायदे अत्याधुनिक हथियार भी कुछ हैं। और जिससे ये प्रश्न उठता है कि ये हथियार आखिर आए कहाँ से। ये हथियार या तो हमारे मिलिट्री डिपोट से चुराए गए हैं, या पुलिस से चुराए गए हैं, या पुलिस से बेचे गए हैं, या किन्हीं बाहरी ताकतों द्वारा ये ले आए जा रहे हैं और इनकी सप्लाई, इनकी आपूर्ति की जा रही है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये भी देखना होगा। और लेकिन सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि मनस्थिति का, माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। हमें यही कश्मीर में भी ज़रूरत है, यही चंबल में भी थी, हमने किया, कश्मीर में भी अभी हो रहा है, यहाँ भी यही करना चाहिए। जब तक कि उनको आप रोजगार नहीं देंगे, क्योंकि अगर नक्सली जो है इनको बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, क्या करके बहका रहे हैं, तुम्हारी जमीन तुम्हारी है, पुश्तैनी ढंग से तुम रह रहे हो, पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारी जमीन से खनिज लिए जा रहे हैं, तुम्हारी जमीन से वनस्पति ली जा रही है, पेड़ लिए जा रहे हैं, लकड़ियां ली जा रही हैं, और तुम्हारी जमीन पे कारखाने स्थापित हो, तुम्हें इसका रोजगार नहीं दिया जा रहा है। वो भूमिपुत्र वाली जो मेंटेलिटी होती है उसको भड़का रहे हैं। उसके लिए, उसको काउंटर करने के लिए हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम उनको समझाने की कोशिश करें कि नहीं, इस ज़मीन पे हक आपका है, नौकरी पे हक आपका है, नौकरी भी आपको दी जाएगी। और कुछ हम ऐसी कार्रवाई करें, सुकवा जुर्म जैसे संस्थाओं द्वारा कि खून का बदला खून लेने से, तो ये कार्रवाई नहीं, ये नहीं बटेगी। आँख के बदले आँख लेने से तो सब अंधे हो जाएंगे। हमें ज़रूरत यह है कि हम उनको विश्वास में लें कि उनके लिए ये सरकार उनके लिए, और हम उनकी मदद के लिए हैं।
और हम ये नहीं चाहेंगे कि हम उनको उनकी ज़मीन से बेदखल नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम उनको रोज़गार भी देंगे ताकि वो वहीं पर रह करके, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे अपना व्यवसाय हो, उसी में वो आगे बढ़े। तो ये बहुत आपको जरूरी लगता है कि सरकार ने कभी कोशिश नहीं की होगी इतने लंबे अरसे से जिस तरह के नक्सलाइट हमले वहां पर हो रहे हैं कुछ चुनिंदा एरियाज के अंदर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कभी इस तरह के कदम नहीं उठाए होंगे? ये जो कदम उठाए हैं वो उन कदमों पर भरोसा नहीं कर पाए ये लोग? देखिए, कदम तो उठाए गए हैं, ऐसी बात नहीं कि कदम नहीं उठाए गए हैं, लेकिन उन कदमों पर आपने खुद ही दूसरे प्रश्न के तौर पे उसका जवाब दे दिया कि उन कदमों पर भरोसा शायद वहाँ के लोगों का उतना नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, जिस ढंग से उनको ये प्रताड़ित किया जाता है, तो छोटी इंजेक्शन की शीशी में चना और फूल के हिसाब से ब्लाउज या कपड़ा बेचना, ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों से ये एक दहशत का या एक अविश्वास का माहौल बनता है, और वो अविश्वास का माहौल दूर करने के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरी कदम उठाने पड़ेंगे। सिर्फ सड़कें या बांध बना देने से काम नहीं चलेगा, हमें सबसे पहले उनको शिक्षा देने की, शिक्षा के लिए विश्वास में लाना होगा, विश्वास में ला के शिक्षा देनी होगी, रोजगार देना होगा, और जब ये दोनों चीज़ें होंगी तभी धीरे धीरे ये काम होगा। वही चीज़ देखिए अब कश्मीर में कर रहे हैं, आखिर कश्मीर में हम कर रहे हैं कि हाँ, अब हम लोगों को रोजगार यहीं मिले, हम कोशिश करेंगे कि वो मुख्य धारा से जुड़े। तो अभी भी देश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं, ये उनमें से एक है। लक्षद्वीप दूसरा है, इन सब जगहों, अंडमान निकोबार तीसरा है। ठीक है, वहाँ अंडमान निकोबार में भी कई जगहों में वो लोग, उनकी आबादी ख़त्म हो रही है और हम वो आना भी नहीं चाहते हमारे साथ, तो ठीक है, लेकिन हमें कम से कम उनके सुख सुविधा का ध्यान रखना होगा। हमें ये मेंटलिटी जो कि पिछले शताब्दी में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने की थी, उनका था व्हाइट मैन्स बर्डन, कि दिस इज अ बर्डन ऑफ व्हाइट मैन टू सिविलाइज द ब्लैक और द ब्राउन मैन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, कि वो हमसे सिविलाइज नहीं तो हम सिविलाइज करें। उस सिविलाइजेशन के नाम पे क्या किया गया आपने देखा है, कितना कॉलोनियलिज्म, कितना उपनिवेश। जी बिल्कुल, वही चीज यहाँ नहीं करनी हमें। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, लेकिन बहुत ही सावधानी से यहाँ कदम बढ़ाना होगा। पुलिस का भी, सुरक्षा बलों का भी मानवीय चेहरा ज्यादा खुल के सामने आने की जरूरत है। जी चलिए सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हालांकि बीजापुर में जो घटना हुई है उसके बाद पूरा देश आहत है, लेकिन हाँ। माओवादी कैसे मुख्यधारा में शामिल हो, कैसे वो देश की विकास के साथ कदमताल करे, इसको लेकर भी आपने गहन चर्चा की और बताया कि कमियां कहां पर है और किस तरह से ये लोग आज भी खुद को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिस वजह से शायद विश्वास बनाना एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए, आपने तमाम जानकारी साझा की इसके लिए। धन्यवाद।